हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी और ये है आपका प्रीवियस ईयर का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा इसमें। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। उसके क्वेश्चंस अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको एक तो एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा आपको आइडिया लग जाएगा और आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अब शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अंदर जो भी आंसर किए वो ऑफिशियल आंसर किए है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 गद्यांश, अपठित गद्यांश के ऊपर है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये आपके गद्यांश है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी गद्यांश आते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट लाइन जो भी आपको लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको बार बार पूरा गद्यांश पढ़ना ना पड़े। ठीक है, और इस तरह से आप जब ये सब कुछ पढ़ लेंगे, आप यहाँ तक देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते जाइए। इसको करने के बाद जब आप इसको पूरी तरह से देख लेते हैं सब कुछ, इसका फ़ायदा क्या होता है आपका पढ़ने के बाद, जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, तो जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो बार बार आपको दोबारा से पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप चलते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 में। कथन 1 है, कथन ए और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कथन ए में क्या है? आज के समय में आधुनिक तकनीकी के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो कारण इसके ऊपर दिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को आसान और सरल तेज बनाया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन ए सही और कारण कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ऑप्शन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ख। इसमें क्वेश्चन नंबर ख है आपका, प्रश्न ख है, देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है, कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विज्ञान की, धार्मिक आडंबरों की, प्रौद्योगिकी की और वैज्ञानिक बहिष्कार की। तो ऑप्शन बी है आपका, कथन 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। प्रश्न ग है आपका, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है आपका बुनियादी ढांचा, ऊर्जा निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, और सूची 2 में दिया गया इंटरनेट, सड़क निर्माण और सौर प्रकाश। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फर्स्ट का आपका हो जाएगा 2 बुनियादी ढांचा सड़क निर्माण, और ये सेकंड का आपका हो जाएगा ऊर्जा निर्माण, हो जाएगा सौर प्रकाश, और थर्ड है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, ये हो जाएगा आपका इंटरनेट से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न घ पे चलते हैं। प्रश्न घ है आपका, आधुनिक उपकरणों की खोज से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसके उत्तर के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो चलिए हम इसके उत्तर पे चलते हैं। कहा का उत्तर है, मनुष्य के जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ चलना आवश्यक क्यों है? तो इसके उत्तर पे चलते हैं। तो ये अंगा का उत्तर, देश के उचित विकास और समृद्धि के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 के आंसर की भी यहाँ पर है आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये देखिए ये इसका दिया हुआ है आपका काव्यांश। हम इसको और आगे करते हैं। ये इतने काव्यांश यहाँ तक आपको पढ़ना है, और ये नीचे भी ये दिया हुआ है यहाँ तक। इन सब काव्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, एक बार हम दोबारा आपको काव्यांश दिखा देते हैं ताकि आप इसको ध्यान से देख पाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका और ये यहाँ तक ये है। ठीक है, और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस है, अब उस क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, करेंगे इसको हमने इसके लिए टिक मार्क भी आपके लिए पहले से किया हुआ। काव्यांश में अक्षर बनते चिंगारी से क्या आशा है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी विचारों का उदय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बी हो जाएगा इसका। प्रश्न ख है आपका, काव्यांश का मुख्य संदेश क्या है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये देख लीजिए। तो इसके अंदर विकल्प आपका हो जाएगा डी, कथन 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर डी। अब है प्रश्न नंबर ग, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कथन ए में क्या पूछ रहा है, कलम भाव जगाने वाली देश की सबसे बड़ी शक्ति है, और कारण क्या है, कलम में नए और क्रांतिकारी विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर घ पे। तो ये है आपका प्रश्न नंबर घ, कविता के अनुसार कलम की 2 विशेषताएं लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप कलम और तलवार में से किसका चयन करेंगे और क्यों, कोई 2 कारण लिखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ और अंगा का, प्रश्न नंबर 2 का। तो ये प्रश्न नंबर घ का उत्तर, भाव जगाती है, विचारों को जागृत करती है आदि। और अंगा का हो जाएगा उपयुक्त तथा तथ्यपूर्ण मुक्त उत्तर स्वीकार्य। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, व्यवहारिक व्याकरण निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों के किन्हीं 4 प्रश्नों में से उत्तर लिखिए। ठीक है, क है आपका, परित वक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान भरिए। तो ये हो जाएगा परि, इसका हो जाएगा। इसका आंसर ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पेपर में लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। स्व उपसर्ग में निर्मित एक शब्द लिखिए। तो स्वाभिमान हो जाएगा, स्वदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न ग है आपका, निर्जन शब्द में प्रयुक्त शब्द मूल शब्द पहचान कर लिखिए। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका जन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न घ पे। प्रश्न घ है आपका, नैसर्गिक शब्द में निहित प्रत्यय बनाकर लिखिए। तो इक हो जाएगा इसमें। और अंगा है, अन्य प्रत्यय में से एक शब्द बनाइए। तो ये हो जाएगा पूजनीय, उल्लेखनीय आदि। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, पूजा पाठ समस्त पद का समास विग्रह लिखिए। तो पूजा और पाठ हो जाएगा। ख है, रसोई घर शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ग है, जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह समास क्या कहलाता है। तो द्विगु समास हो जाएगा। और घ है आपको, क्रमधारय समास का एक उदाहरण लिखिए। तो नीलकमल हो जाएगा। और अंगा है आपका, यथाविधि शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ये है आपका प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 4 जो अच्छे से आते हैं वो आप करेंगे। पहला है, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है, वाक्य भेद लिखिए। तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। का है, सालिम अली तुम लौटोगे ना, वाक्य भेद लिखिए। तो विस्मयवाचक वाक्य होगा ये। यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, वाक्य भेद लिखिए। तो होगा संकेतवाचक वाक्य। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, वाक्य भेद लिखिए। तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर अंगा पे। जो अंगा है इसका आंसर हम देते हैं, आपके दूसरे पेज पर है। इसमें प्रश्न है, आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए हम चलते हैं इसके उत्तर पर। तो बच्चों अंगा जो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका, पानी लाओ, वहाँ जाओ, कृपया शांत रहें, अपना काम करो, तुम अपना पाठ पढ़ो। ये इस तरह के जितने भी वाक्य हैं ये आज्ञावाचक में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को रेखांकित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। ठीक है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो अच्छे से आपको आता है आप उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, काली घटा
का घमंड घटा, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। ख है तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान, ये हो जाएगा यमक अलंकार। ग सीधी चलते रहा जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। घ है आपका तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। और अंग है आपका कौटिक के कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार, होती हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपको दिया हुआ है गद्यांश, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आपको लगता है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, और उसके बाद जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे फिर आप क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना, उसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस कथन में तुम शब्द का संबोधन किसके लिए हुआ है, तो उत्तर होगा आपका प्रेमचंद के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है आपका ख है आपका क्वेश्चन, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इस कथन में जूता प्रतीक है इसका। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनको कंबाइन करके आंसर देना है। तो प्रश्न 1 और 4 सही है, ठीक है। 1 शक्ति और 4 हो गया धन संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न ग। ग में आप प्रश्न है आपका कथन ए और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुने। तो कथन ए है आपका, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो कारण है इसका, अब व्यक्ति की पहचान उसकी धन संपत्ति से हो रही है और लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अपने मान सम्मान को भी त्याग रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका करेक्ट, सी हो जाएगा। कथन ए सही है और कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर घ है आपका, लेखक को कौन सी बात सबसे ज़्यादा चुभ रही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद के जूते का फटा होना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा, तुम भी जूते, प्रश्न अंगा है तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, कथन से आशय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका प्रेमचंद ने समृद्धि पाने की अपेक्षा लेखन की मर्यादा पर विशेष बल दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8 है आपका, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो अब एक एक करके सभी के हम आंसर देंगे। प्रश्न नंबर क पे चलते हैं। स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के उत्तर पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर पे। हीरा मोती ने अत्याचार और दमन को टक्कर लेते हुए जुल्मों की चिंता न करते हुए सेनानियों की तरह लड़े और स्वतंत्रता हासिल की। स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ता है, वह सहज ही नहीं मिलती, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर का उत्तर हो चुका। आप चलते हैं ख के। प्रश्न नंबर ख है बच्चों आपका, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, इस कथन को सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये है प्रश्न नंबर ख का उत्तर, सलीम अली ने खुद को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। टापू बंधन और सीमा का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले थे आदि, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर ख का उत्तर कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर ग पर। बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर ग, लेखक ने प्रेमचंद को अपना साहित्यिक पुरखा कहकर क्यों संबोधित किया। अब प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो चलते हैं इसके उत्तर पर बच्चों। तो ग का उत्तर है बच्चों, प्रेमचंद ने अपने समय के लेखकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते थे। वे यथार्थवादी लेखक थे। हिंदी साहित्य में उनके लेखन को मील का पत्थर माना जाता था। अन्य परवर्ती साहित्यकार प्रेमचंद के लेखन से प्रभावित थे। लेखक स्वयं भी हिंदी का लेखक है, इस दृष्टि से प्रेमचंद उसके साहित्यिक पूर्वज हुए, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर ग का उत्तर कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर घ। तो ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर घ, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। लेखिका के इस कथन पर क्या आशय है। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके उत्तर पर।
तो बच्चों प्रश्न नंबर घ का उत्तर है, उस समय भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्रायः उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। ऐसे वातावरण में लड़कियों को कम भोजन देना, उन्हें घर के कामों में लगाना, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना आदि बुराइयों का पनपना स्वाभाविक था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर घ भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या, ये देखिए यहाँ से शुरू है, देख कर न सकती जंजीरों का गहना। इस काव्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। तो ये काव्यांश यहाँ तक अपना अच्छे से पढ़ लेंगे आप। उसके बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है, क ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा जाता है? तो उत्तर है इसका ए हो जाएगा, हथकड़ियों को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न ख पे। ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी? प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। हाथ पैरों को लोहे की बेड़ियां डाल दी जाती थी। बैलों के स्थान पर उन्हें कोल्हू चलवाया जाता था। बड़े पत्थरों से गिट्टियों से रूप में तुड़वाया जाता था। भरपूर भोजन के साथ गहने दान किए जाते थे। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा सही इसके अंदर? तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो स्टार्टिंग के 3 है वो तो है ही। कथन 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर ग आपका, कथन ए और कारण वाला क्वेश्चन है ये। कथन ए एवं कारण को ध्यान से पूर्वक सही से पढ़कर लिखिए। तो कथन ए में, कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान है। और कारण क्या है? कवि के अनुसार देश की आज़ादी के लिए बेड़ियों का बंधन गौरव की बात है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर घ पर। हूँ मोट खींचता लगा, पेट पर जुआ खाली करता हूँ, ब्रिटिश अकड़ का कुआ, पंक्ति का आशय क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें होगा आपका फर्स्ट वाला, अंग्रेजों के अहंकार और अत्याचार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सहनशीलता से चूर करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका घ का उत्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न अंगा पे। उपयुक्त काव्यांश में किस भाव की प्रधानता है? सही विकल्प का चयन करिए। राष्ट्र की स्वतंत्रता का, रात्रि के सौंदर्य का, ब्रिटिश शासन की क्रूरता का, साहित्यिक व्यंग का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर क है आपका, मेघ को किस रूप में चित्रित किया गया और उसके आगमन पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? मेघ आए कविता के आधार पर लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर क के उत्तर पे। प्रश्न नंबर क के उत्तर पे आ चुके हैं। प्रश्न नंबर क का उत्तर है, मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया जो शहर से गांव आए हैं। तैयारियां, बयार नाचने लगी, ताल स्वागत में अपना जल अर्पित करते हैं, पेड़ बूढ़ा पीपल झुकता है और लता पेड़ बनकर उचक्कर देखते हैं। ठीक है, पेड़ उचक्कर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर क का ये उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर ख पर। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर ख। कवि को कौन सी घटना का एक हादसे के समान प्रतीत हो रही है और क्यों? कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के आधार पर बताइए। अब चलते हैं इसके उत्तर पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर ख के उत्तर पे। बच्चों को भारी ठंड से काम पर जाते हुए देखना, भारी ठंड में काम पर जाते हुए देखना। बच्चे किसी भी देश समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज में इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन में वंचित रखना उनके अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है आदि। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न नंबर ख का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न ग है बच्चों, रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? पठित सवयों के आधार पर उत्तर लिखिए। ठीक है, अब चलते हैं ग के उत्तर पर। तो बच्चे प्रश्न नंबर ग का उत्तर है, ब्रजभूमि के लगाव के कारण उन्हें पशु पक्षी और पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। उन्हें पशु का जन्म मिले तो वो नंद की गायों में से बनना चाहते हैं। पक्षी बने तो कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। और वे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिन्हें कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठाया था। और इस प्रकार हर एक रूप में उन्हें उसी ब्रजवासी में रहना चाहते हैं जहाँ कृष्ण जी मधुर स्मृतियाँ हैं। इस ब्रज के लिए समस्त संसार निधि को निछावर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर घ का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर घ।
ललदयद द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयत्न क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? पठित वाक्य के आधार पर उत्तर लिखिए। तब प्रश्न नंबर घ के उत्तर पे चलते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर घ का उत्तर है बच्चों, कवियत्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही हैं, ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही हैं। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल ज्यादा देर ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कवियत्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर घ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 11 में आप चलते हैं बच्चों। पूरक पाठ पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं आपको। 50 से 60 शब्दों में देना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती है, इस कथन के आलोक में मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके उत्तर पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 11 के क पे। लेखिका की दादी ने घर का माहौल उस समय के प्रचलित मान्यताओं से काफ़ी अलग था। अब इसके पॉइंट्स पर चलते हैं। पहला पॉइंट है आपका, दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी अपने बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफ़ी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला साहित्यिक था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका, कोई किसी के निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, जैसे एक दूसरे के पत्र भी नहीं पढ़ते थे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर ख पर। प्रश्न नंबर ख है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर ख के उत्तर पर। तो हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर ख के उत्तर पर। समाज में आज उमा जैसे दृढ़ और स्पष्टवादिनी उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं और दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी, निडर और नई सोच रखती हों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप है। शंकर जैसा व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते, नहीं प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वे समाज के लिए बोझ हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर ग पर। प्रश्न नंबर ग है बच्चों, अच्छा है तुम कुछ भी नहीं कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन को क्यों कहा? इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ग के उत्तर पे चलते हैं हम। बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर ग के उत्तर पर। लेखक के कलाकार प्रवृत्ति होने का उन्हें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे इस बाढ़ का जीवन चित्रण कर सके, परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर ग का उत्तर कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो बच्चों ये है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो पहला है आपका क, नदियों का महत्व, उसके ऊपर भूमिका, जीवन का आधार और प्रदूषण का असर, ये लिखना है। ये पॉइंट दिए गए इनको इंक्लूड करना है, मतलब उसमें शामिल करना है। और चौथा पॉइंट है आपको सरकार और जनता की भागीदारी। तो चलिए हम पहले प्रश्न का उत्तर करते हैं। बच्चों हम प्रश्न नंबर 12 के उत्तर पे आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपको। इसमें किस मार्क्स के कितने अंक मिलते हैं, किस पॉइंट के, वो आपको मेंशन करना है। 4 पॉइंट आपको बताए थे क्वेश्चन में। भूमिका लिखेंगे तो उसके 1 मार्क मिलेंगे आपको। विषय वस्तु पर 3 मार्क्स मिलेंगे आपको और निष्कर्ष पर 1 मार्क्स मिलेगा। और भाषा शुद्धता अगर आपकी अच्छी रहेगी तो 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये मार्किंग होता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, इसी तरह से अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर हम। तो ये देखिए हमने आपको आंसर का बच्चों प्रारूप बता दिया था। प्रश्न नंबर 12 का ख है जी, बाल श्रम के अभिशाप, इसके ऊपर भी देखिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसी हिसाब से आपको इनका आंसर करना है। भूमिका, बाल शोषण, बाल अधिकारों का हनन, प्रशासन एवं समाज से, इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन करेंगे तभी इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन था ग आपका, शिक्षित राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र, भूमिका, उद्देश्य, शिक्षा का महत्व, राष्ट्र निर्माण, इन सबको इन के ऊपर अच्छे से आपको लिखना है। और सबके हमने मार्क्स बताए थे। इसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, इसके 3 मार्क्स मिलेंगे, इसके 1 मार्क्स मिलेंगे और इसके 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, आप अमृता अजय हैं, अपनी छोटी बहन या छोटे भाई को हिंदी में साहित्यिक और रोचक पुस्तकें पढ़ने हेतु प्रेरित करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। या फिर आप दूसरा वो ऑप्शन ले सकते हैं, ख, आप अनन्या अमान्य हिंदी दिवस के अवसर पर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करने की अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका भी प्रारूप बता देते हैं कैसे आपको लिखना है, कितने मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 13 पर। किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लेखन करना था आपको। इसके अंदर प्रारंभ और अंत की औपचारिकताएं करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको। विषय वस्तु पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और भाषा शुद्धता पर आपको 1 अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है, आप सानिया समीर अपने बैंक खाते का पिछले 3 माह का विवरण उपलब्ध करवाने तो बैंक के शाखा प्रबंधक को 100 शब्दों में ईमेल करिए अथवा दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए। संकेत बिंदु है सुबह का समय, सड़क पर भीड़ इकट्ठी होना, विवेक और समझदारी का प्रदर्शन, लोगों का शाबाशी देना। ठीक है, इस पे आप एक स्टोरी बनाकर लिखेंगे, कहानी बनाकर। चलिए इसके प्रारूप पे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 के। तो बच्चों ईमेल लिखते हो तब वो क्या ध्यान देना है, प्रारूप पर 1 अंक मिलेंगे आपको, विषय वस्तु पर भी 3 अंक मिलेंगे और भाषा शुद्धता पर 1 अंक मिलेंगे। जो इसका फॉर्मेट होता है वो आपको बताया गया होगा, आपको उसका जरूर फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 बच्चों, परीक्षा की तैयारी की चर्चा करते हुए 2 विद्यार्थियों के मध्य 80 शब्दों में संवाद लिखिए। या दूसरा ऑप्शन है, आप हरपाल गुरप्रीत हैं, आप विद्यालय की स्वच्छता समिति के अध्यक्ष हैं, विद्यालय स्तर पर स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन निश्चित हुआ है, सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देते हुए 80 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अब चलते हैं इसके उत्तर के प्रारूप पर। तो बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। का संवाद लेखन के ऊपर 80 शब्दों में रचनात्मक प्रस्तुति करेंगे तो 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु पर आपको 2 अंक मिलेंगे और भाषा शुद्धता पर आपको 1 अंक मिलेंगे। और अथवा में आपका दूसरा क्वेश्चन था सूचना लेखन के ऊपर, इसके ऊपर भी आपको प्रारूप के ऊपर 1 अंक मिलेंगे, विषय वस्तु पर 2 अंक मिलेंगे और भाषा शुद्धता पर 1 अंक मिलेंगे। इसका हमने ये जो क्वेश्चन आंसर आपको इसमें पूछा गया, इसका सैम्पल पेपर में हमने आपको पूरा सॉल्यूशन किया है। तो अगर आपको और डिटेल में देखना है स्टोरी कहानी लेखन के ऊपर, पत्र लेखन के ऊपर, तो हमने आपके सैम्पल पेपर में पूरा करवाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको इससे और अच्छी जानकारी मिलेगी। ये तो था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बच्चों आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।